मॉर्निंग स्टूडेंट, एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस ग्रुप सी के पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, या जिसको बोलचाल की भाषा में आप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं या सुनते होंगे, उसके विषय में बात शुरू की थी। आज हम अपने इस चैप्टर को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। कल हमने देखा था कि 1964 में 1964 सीपीआई में एक विभाजन होता है, सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और इस विभाजन के बाद 1964 में ही एक नई पार्टी बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। और ये कहा गया कि दरअसल ये विभाजन तो बहुत पहले से तय हो गया था, 1954 से ही कई मतभेद पार्टी के भीतर थे और एक ऐसा खेमा बड़ा खफा था सीपीआई की नेतृत्व शैली से, कार्य क्षमताओं से, वैचारिक परिवर्तनों से, कि वो अलग होना चाह रहा था, और 1964 में ये हो गया। और इसी दौरान ही एक नई पार्टी और निकली, जिसको सीपीआई एमएल भी कहते हैं, माओइस्ट लेनिनिस्ट, जिसने कि हिंसक तरीक़ों से भारत में जो वर्ग संघर्ष है उसको समाप्त करके जीतने की कोशिश की थी। चारू मजुमदार, कानू सान्याल, ये कुछ नाम हैं जो हिंसा का प्रबल समर्थन कर रहे हैं। और आपको ध्यान हो, मैंने आपको कल बताया भी था कि दार्जिलिंग में न कुछ इलाकों में पुलिस थानों पर आक्रमण किया गया, पुलिस की कार्रवाइयों के खिलाफ नहीं, बल्कि उन्हें हिंसा से नष्ट करने और वहाँ से हथियार लूटने के लिए। खैर, ये चीज़ चलती रही आगे, और धीरे धीरे जाकर मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि सीपीएम का एक धड़ा इस बात पर सहमत हुआ कि नहीं, भारत में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो कि 26 जनवरी 1950 से लागू हुई है, 52 में पहले चुनाव भी हो चुके हैं, और 1964 तक आप देखिए, 52 के बाद 57, 57 के बाद 62, 62 के बाद 67, तो ये 2 चुनाव जो हो चुके हैं, और उसके बाद जो स्थितियाँ जारी हैं, उसको देखकर ये तय किया गया कि अब लोकतंत्र के मार्ग को रोकना तो ठीक नहीं होगा, संघर्ष जारी रखा जाए, लेकिन उस संघर्ष को संसद और विधानसभाओं के भीतर ले जाया जाए। और ये संभव तभी होगा जब हमारे जीते हुए प्रतिनिधि वहाँ पहुँचें और मजदूरों और किसानों की बात को उठाएं। ये जो लोकतांत्रिक बदलाव था, मैंने आपको शुरुआत में के अपने व्याख्यान के पहले हिस्से में कहा था कि मार्क्सवादी जो विचारधारा है, ये लोकतंत्र, उदारवाद, इनके ज़्यादा पक्षपाती नहीं है। ये वर्ग संघर्ष को नियति मानते हैं, ये डेस्टिनी है, होकर रहेगी, कोई इसको रोक नहीं सकता। ये वर्ग सामंजस्य की बात बिल्कुल नहीं करते, और यही भी एक कारण था इनका सीपीआई से अलग होने का। तो आज हम बात करेंगे कि वर्तमान में स्थिति क्या है, इनकी जो विचारधारा है, कार्यक्रम है, उसका वर्तमान स्वरूप या योजना क्या है। तो पहला बिंदु इसमें आता है वर्तमान स्थिति के अनुसार संशोधन। जैसे आप देखें, मैंने आपको बताया है पहले कि लगभग 35 साल तक लगातार पश्चिम बंगाल में सीपीएम की सरकार रही। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी भारत के कुछ राज्यों में अपनी प्रभावी पकड़ बनाने में कामयाब रही। उसमें सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल, लोकसभा की 42 सीटें और एक बड़ी विधानसभा। दूसरा केरल और त्रिपुरा। इवन हम बात करें तो राजस्थान के भीतर भी कई बार हर विधानसभा में मार्क्सवादी पार्टियों या इनके ग्रुप का कोई ना कोई व्यक्ति जीता ज़रूर है। खासतौर से यदि आप देखें बीकानेर क्षेत्र से या सीकर के आसपास जो क्षेत्र है, उस इलाके में मार्क्सवादी जो पार्टीज़ हैं, कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, इनका अलाइज जो बनते हैं, इनकी एक पकड़ रही है, उससे इनकार नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में, बिहार में ये एक गठबंधन के रूप में एक्टिव रही हैं, और इनका एक निश्चित मत बैंक तो बना है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन 1991 में जब भारत के अंदर उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, तो कम्युनिस्ट पार्टीज़ ने, विशेष तौर से सीपीएम ने, इसको यूँ लिया कि ये भारत के अंदर पूंजीपति वर्ग का एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा, एक नया उदय खड़ा हो जाएगा, जो भारत के मजदूरों और किसानों के लिए बड़ा घातक, बड़ा बुरा होगा। शुरुआत में ये वो दौर है, याद रखें, जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है,
और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री हैं। और उस समय ये बड़ी परेशानी आई थी कि समाजवादी वैचारिक ढांचे को छोड़कर उदारवाद की ओर जो ये संक्रमण था बड़ा मुश्किल था। राज्यों का समर्थन इसको नहीं मिल रहा था क्योंकि इतना आसान था भी नहीं। पश्चिम बंगाल में बड़ा विरोध हुआ इस चीज़ का लेकर, बहुत धरने हुए, प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई, लेकिन धीरे धीरे जाकर फिर ये बात आगे बढ़ी और फिर पश्चिम बंगाल की जो कम्युनिस्ट सरकार थी, ज्योति बसु उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी उदारवाद की उन अवधारणाओं को स्वीकार किया जिनसे कि मजदूर और किसान जो उनका मुख्य केंद्रीय बिंदु है इनके चिंतन का, उनकी प्रक्रिया का, उसके हित प्रभावित ना हो, उनके हितों पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। इसके बाद हर साल इनकी एक राष्ट्रीय बैठक होती है, हर पार्टी की तरह से, उस पर कुछ नए निर्णय किए जाते हैं, सरकार को समर्थन देना है या नहीं देना है, किन किन मुद्दों पर साथ होना है या नहीं होना है। तो इस लिहाज से आप देखें तो भारत की संसद में और विधानसभाओं में मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो एक मुखर दल के रूप में उभर कर सामने आई है। हालांकि एक दूसरा पहलू इसका ये भी है कि इन्होंने जहाँ जहाँ आक्रामक और हिंसक अभियान चले हैं उनके खिलाफ भी कोई बहुत ज़्यादा विरोध के स्वर नहीं खोले। उदाहरण के लिए नक्सलवादी आंदोलन पूरे देश की कानून और व्यवस्था के सामने आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन ये उस पर चुप होते हैं। ये मानते हैं कि ये नियति है, संघर्ष तो होगा ही और होना भी चाहिए, लेकिन हाँ, समय के अनुरूप इन्होंने अपनी अवधारणा को चेंज की है और भारत के नए स्वरूप के साथ अपने आप का सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया है। अगला बिंदु है लोकतंत्र को आंशिक समर्थन। देखिए, जब देश आज़ाद हो रहा है तो ये कहा जा रहा है कि ये एक बुजुर्गा सत्ता के द्वारा दूसरी बुजुर्गा सत्ता को सत्ता का हस्तांतरण है। यानी जो ब्रिटिशर्स हैं, जो बुजुर्गवाद या बुजुर्गावाद के प्रतीक हैं, वो एक बुजुर्गावाद ही सरकारी कांग्रेस को ये मान रहे हैं, उसको सत्ता सौंप कर जा रहे हैं। शासन की प्रक्रिया में इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये वो सीपीआई कह रही है, उससे याद रखिए सीपीएम इस वक्त नहीं है, ये वो सीपीआई कह रही है कि जो पहले लोकसभा के चुनाव में नंबर 2 पर है, सीटें कम हैं लेकिन नंबर 2 पर है लोकसभा के अंदर, पर वैचारिक आधार वही है। ये भारत के इस उभरते लोकतंत्र को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सीपीएम ने डेमोक्रेसी को एक आंशिक समर्थन दिया और चुनावों के अंदर भागीदारी भी की, बहिष्कार कम हुए, पार्टिसिपेट किया गया, चुनाव जीते भी गए, सरकारें बनाई गईं, सरकारों को समर्थन भी दिए गए, विधानसभाओं और लोकसभाओं में पक्ष और विपक्ष दोनों रूप में विद्यमान रहीं और अपनी भूमिका का निर्वहन किया, एक बदलाव लेकर आए। अगला बिंदु है संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी। ये मैं जो कह रहा था वही बात है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इन्होंने पूरा विश्वास तो इनका कायम नहीं हुआ है, लेकिन एक सीमा तक ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सपोर्ट अब कर रहे हैं। चुनाव भी लड़ रहे हैं, विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं और एक पॉजिटिव रोल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगला बिंदु पुनर्गठन का दौर, कि 90 के दशक के बाद से आप ये पाएंगे कि 1977 में 77 में पहली बार देश में एक गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आती है, जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। हालांकि वो सरकार 1.5 साल बाद ही गिर गई, लेकिन अपोजिशन को उसने एक होने का मौका दिया। उससे पहले कांग्रेस एक छत्र राज कर रही है, अपनी रीतियाँ, नीतियाँ, नेतृत्व, कार्यक्रम और विपक्ष का बिखराव, ये चारों समूह कांग्रेस को सत्ता में लगातार लेकर आ रहे हैं। 77 में पहली बार विपक्ष एक होता है और सत्ता का स्वाद चखता है पहली बार, भले 1.5 साल के लिए सही, लेकिन ऐसा हुआ। इससे एक नई राह ये खोली कि देश में गैर कांग्रेसी सरकारें बन सकती हैं। सीपीएम में भी ये चिंतन हुआ और फिर इन्होंने अलायंस पॉलिटिक्स, गठबंधन की राजनीति की शुरुआत की कि यदि कुछ दल जो समान, इसको बोलते हैं अब लाइट पैंडेट, समान वैचारिक धरातल पर सोचने वाले दल यदि एक मंच पर आते हैं तो मजबूत केंद्रीय दलों को, शक्तिशाली दलों को परास्त किया जा सकता है। और कई राज्यों में उन्होंने इसका सफल प्रयोग भी किया। आज वही स्थिति है। आप देखें तो 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन के बाद गिरी, उसके बाद एच डी देवेगौड़ा जब मुख्य प्रधानमंत्री राष्ट्र के बने
तो सीपीएम ने उनको सपोर्ट किया। उसके बाद जब आई के गुजराल प्रधानमंत्री बनते हैं, इन्होंने उनका भी समर्थन किया। और उसके बाद जब यूपीए बनता है, दो गठबंधन थे, एनडीए भाजपा केंद्रित और यूपीए कांग्रेस केंद्रित, इसके बीच में भी इनकी एक प्रभावी और निर्णायक भूमिका रही थी। वर्तमान समय में सीपीएम यूपीए से जुड़ी हुई है और एनडीए में इनके इतने विचार मेल नहीं खाते हैं, और अब ये कुछ नए वैचारिक प्रवर्तनों के साथ भारतीय लोकतंत्र में, संसद में अपना विश्वास जताते हुए आगे बढ़ रही है।